तो आप सभी को मेरा नमस्कार। चैप्टर हम लोग देख रहे थे सॉल्यूशन के दो टॉपिक हम लोग कवर कर चुके थे। एक तो हम राउल्ट्स लॉ देख चुके थे, हेनरी लॉ देख चुके थे और कंसंट्रेशन टर्म्स देख चुके थे। तो आज हमें देखना है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। आप कभी भी ये चैप्टर अगर पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में दे रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन तो आना ही आना है, तय है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्लस वैन टॉप फैक्टर, डायरेक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नहीं आएगा, उसमें वैन टॉप फैक्टर लगा के आएगा। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना, ये चैप्टर पूरा एक तरफ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक तरफ। अगर आप ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। पूरा चैप्टर एक तरफ और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वैन टॉप फैक्टर एक तरफ, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक एक करके सारी देख लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये वो प्रॉपर्टीज होती है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल पे। अगर 4 पार्टिकल हैं तो वैल्यूज अलग आएंगी, पार्टिकल्स बढ़ा दोगे वैल्यू अलग आएंगी, पार्टिकल घटा दोगे वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं और नेचर ऑफ द पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती। नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी किसके? सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस टू वेपर प्रेशर। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि वेपर प्रेशर में क्या चेंज आता है जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ते वक्त एक बात ध्यान रखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम पढ़ेंगे तो हम जो सॉल्यूट लेंगे वो हमेशा क्या होगा? हमारा ऑलवेज नॉन वोलेटाइल। हमारा जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा और सॉल्वेंट होगा वो हमारा क्या होगा? ऑलवेज वोलेटाइल होगा। ये हमारा क्या होगा? ऑलवेज सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल रहेगा। इस बात का आप ध्यान रखना। तो जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में क्या चेंज आता है, ये आपसे पूछता है। ठीक, तो आपको इतना ध्यान रखना है। देखो अभी यहाँ पे सारे के सारे पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल है और हमें पता है सॉल्वेंट कैसा वोलेटाइल है। जब आप इसको हीट करोगे तो सारे मॉलिक्यूल्स की वेपर बनेगी, क्योंकि सारे के सारे क्या है? वोलेटाइल है। सबकी वेपर बनेगी। ऐसे सपोज अभी सरफेस पे 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल्स हैं तो पांचों की वेपर बनेगी। ठीक है, और पांचों की वजह से जब वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर भी लगेगा। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जैसे कितने पार्टिकल है? 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल्स आ गए सरफेस पे, लेकिन 6 पार्टिकल में से 2 आपके कैसे हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल मतलब इनकी वेपर ही नहीं बनेगी। जब वेपर ही नहीं बनेगी तो प्रेशर भी नहीं लगेगा। तो प्रेशर किसकी वजह से लगेगा? 1 2 3 4। पहले 5 मॉलिक्यूल की वजह से प्रेशर लग रहा था, अब 4 मॉलिक्यूल की वजह से प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 5 के कंपेयर में 4 तो कम ही प्रेशर लगाएंगे ना। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक, तो जब भी हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इसका रीजन आपसे पूछे तो सिंपल आपने बताना है कि कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के सरफेस पे ऑक्यूपाई कर लेते हैं। किसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं? सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। काफ़ी बार बोर्ड में आ जाता है, कंसेप्चुअल 1 नंबर में, ध्यान रखना। फिर यहीं से हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनती है, कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? अभी आपने देखा जब आपने सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया, है ना। तो वेपर प्रेशर में लोअरिंग, कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे। तो कितना कम हो जाएगा ये हमें कौन बताएगा? ये वाली टर्म। पहले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, P0 A से डिनोट कर रहे थे, और अब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, जितना सॉल्वेंट का था उसमें सॉल्यूशन का माइनस कर दो, आपको पता लग जाएगा कितने का चेंज आया। सपोज पहले था 50, अब है 45, 50 में से 45 माइनस कर दो, चेंज कितना आ गया? 5। तो लोअरिंग कितना कम हुआ वो आपको कौन बताएगा? इसे हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो रिलेटिव लोअरिंग है। रिलेटिव मतलब इसी को P0 A से डिवाइड कर देना। आप किससे डिवाइड कर देना? P0 A से। तो कभी आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने को बोले, सपोज विच मीन्स आपको P0 A माइनस PS कैलकुलेट करना है। कभी आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने को बोले तो आपको P0 A माइनस PS बाय P0 A कैलकुलेट करना है। अगर प्रेशर्स दिए तो ये वाली टर्म आप लगा लेना। अगर प्रेशर नहीं दिए, आपको गिवन मास, मोलर मास या नंबर ऑफ मोल्स ऐसी चीज़ें दी हैं, तो मैंने लास्ट क्लास आपको फॉर्मूला बताया था P0 A माइनस PS बाय P0 A इक्वल टू काई बी। राउल्ट्स लॉ में हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला, ठीक है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जब हम देख रहे थे। तो अगर आपको गिवन मास, मोलर मास दिए तो गिवन मास, मोलर मास से आप क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स से आप क्या निकाल सकते हो? मोल फ्रैक्शन। तो आपने काई भी निकाल लिया और काई भी तो इसी के बराबर है। तो अगर आपको कभी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है, प्रेशर दिए तो ये वाली टर्म निकाल देना। बट अगर आपको क्या निकालना है? प्रेशर नहीं दिए, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास, मोलर मास दिए, तो फिर आप क्या निकाल देना? काई भी निकाल देना। वो भी वही चीज़ है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बराबर ही है। नेक्स्ट रिलेटिव लोअरिंग बोले, रिलेटिव लोअरिंग मतलब ये वाली टर्म कैलकुलेट करनी है। ये वाली टर्म अगर कैलकुलेट करनी है, P0 A को उधर भेजोगे अभी डिवाइड में, तो उधर किस में हो जाएगा?
मल्टीप्लाई में, तो पी नॉट ए इंटू काई भी कर देना जस्ट, ठीक है ना। आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालनी है और आपको गिवन मास मोलर मास दिया है, तो पी नॉट ए इंटू काई भी कर देना, तो आपका आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो मैं इसको रब करता हूँ और आगे लिखता हूँ सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक। हाँ जी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी आपने देखा कि जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वैसे ही उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसमें क्या आ जाता है, एलिवेशन आ जाता है, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए हम कह रहे हैं, ठीक। अब इसको देखो, आप समझो कैसे होता है ये। देखो मैंने आपके आगे दो डॉट बनाई है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। इसमें से आप बता सकते हो कौन सी सॉल्वेंट की है, कौन सी सॉल्यूट की है। तो आप ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, और मैं बताता हूँ आपको कौन सी सॉल्यूट की है, कौन सी सॉल्वेंट की है और कौन सी सॉल्यूशन की है। तो दो चीज़ें, कौन सी सॉल्यूशन की है और कौन सी सॉल्वेंट की है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो आप देख सकते हो इन दोनों में से वेपर प्रेशर किसका कम है, नीचे वाली डॉट का वेपर प्रेशर कम दिख रहा है ना। ये ऊपर जा रहा है, ज़्यादा वाली वैल्यू, ये कम वाली वैल्यू। तो जिसका वेपर प्रेशर कम होगा वो सॉल्यूशन होगा, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो ये सॉल्वेंट की और ये सॉल्यूशन की। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर बनेगी, है ना। हीट करते हैं तो कोई भी चीज़ लिक्विड किस में आता है, वेपर में जाता है, ठीक। तो जैसे जैसे हीट करेंगे वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। जैसे बढ़ते ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच कर जाएगा, हम बोल देंगे हमारा लिक्विड बॉईल हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ये हमारा दूसरा है, इसको भी हीट करेंगे बॉईल हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। फिर ये वाली जो लाइन है आपकी, ये किसकी है, ऊपर वाला वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। अभी आप लोगों ने देखा। फिर नीचे इसको मिलाएंगे यहाँ पे, ठीक। ये हमारा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, TB। हम सॉल्वेंट जो प्योर स्टेट में होता है उसके लिए हम नॉट लगाते हैं, हमने बताया था T नॉट B। और ये हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का किससे लिख देंगे, TB। तो एलिवेशन, कितना एलिवेशन आया है, कितना बढ़ा, तो सॉल्वेंट का हमारे पास इतना था, ठीक, और सॉल्यूशन का इतना हो गया। कितने का चेंज आया, अगर हम इसमें से ये वाला माइनस कर दो तो ये बचेगा, इस पूरे में से ये वाला हटा दें तो ये वाला बचेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB, ठीक। तो ये हमारा हो गया डेल्टा TB। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या बन के आएगा, यहाँ से हमारे पास डेल्टा TB का क्या फॉर्मूला बन के आएगा, डेल्टा TB हमारे पास हो जाएगा T नॉट B, इस पूरे में से ये माइनस करना है ना आपको, तो TB माइनस T नॉट B, ठीक है ना। तो ये आपका डेल्टा TB का फॉर्मूला बन जाएगा। इस पूरे में से आपको ये माइनस कर दोगे, डेल्टा TB आ जाएगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे TB और T नॉट B क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास T नॉट B क्या है, T नॉट B है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारा हो गया डेल्टा TB। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बिना इस फॉर्मूले का काम नहीं चलेगा। ग्राफ आपको याद रहता है, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज कोई इशू नहीं है, ठीक। लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। फिर फर्दर इट वॉज एक्सपेरिमेंटली फाउंड, ये हमें एक्सपेरिमेंटली मिला हुआ है, एक्सपेरिमेंटली क्या मिला हुआ है हमको कि ये जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है डेल्टा TB, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमको मिला किसके, मोलैलिटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला किसके, मोलैलिटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, जिसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, KB इंटू मोलैलिटी। देन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, KB इंटू मोलैलिटी। डेल्टा TB तो यही था। यहाँ पे KB हमारे पास क्या होता है, इवोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। KB हमारे पास होता है यहाँ पे इवोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसी का नाम होता है दूसरा हमारे पास मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। कई बार डिफाइन भी करवा लेता है, डिफाइन इवोलियोस्कोपिक कांस्टेंट या डिफाइन मोलर
एलिवेशन कांस्टेंट तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, याद रखो, अगर आप मोलैलिटी को 1 डाल दोगे तो डेल्टा टी बी के बी के बराबर हो जाएगा। तो वैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज 1। जब मोलैलिटी 1 होगी तो ये इसके बराबर होगा ना, ठीक। वैसे डिफाइन कर सकते हो के बी फॉर वाटर। के बी तो आपको वैसे बताएगा, लेकिन अगर नहीं पता है, वाटर का कभी कभी नहीं भी पता है, तो आपको याद होना चाहिए 0.52। कितना होता है वाटर का के बी? 0.52 केल्विन के जी पर मोल। तो ये वाला भी आप याद रख लेना, वाटर का कभी कभी नहीं बताता है, ये आपको याद रख लेना है। तो हमारे पास ये पहली सेकंड प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास, कौन सी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलो मैं यही तीसरी भी बता देता हूँ आपको। तीसरी होती है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जगह बची है थोड़ी सी तो यहीं लिख देते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक। एक चीज़ और याद रखना आप यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का याद रखना है, ठीक है ना। कई बार ज़्यादातर केस में सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, या आप केल्विन में चेंज करोगे तो 373.15 केल्विन। तो ये आपको याद रखना है, 373.15 केल्विन। 15 भी जरूरी है, 15 छोड़ दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादा चेंज नहीं आता। सपोज आपका सॉल्वेंट बॉईल हो रहा था 100 पे, तो सॉल्यूशन बॉईल होगा आपका 101 पे या 100.2 पे, 100.3 पे। ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, थोड़ा सा ही चेंज आएगा इसके अंदर, ठीक। तो इसलिए आपको छोटी छोटी वैल्यूज़ का ध्यान रखना है। तो सॉल्वेंट आपको बोलेगा, तो यहाँ पे सॉल्वेंट का मतलब ये वाला T0B आपको बताएगा नहीं। अगर उसने वाटर बोल दिया तो वो चाहता है कि आपको बताओ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो आपको अगर वाटर सॉल्वेंट बोला है तो आपको पता होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है? जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। जैसे हमारा सॉल्वेंट वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसके अंदर डाल देंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब वो जगह जैसे -1 या -0.5 ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो जो वाटर पहले 0 पे फ्रीज हो रहा था वो -1 या -0.5 पे फ्रीज होगा, ठीक। तो इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग, देखते हैं कैसा ग्राफ बनता है। इस साइड हम लोग ले रहे हैं वेपर प्रेशर, इस साइड हम लोग ले रहे हैं टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये वाली लाइन है हमारे पास फ्रोजन सॉल्वेंट, अगेन ये हमारे पास 2 डॉट्स है, ठीक। फिर से पहचान जाओगे, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा वो सॉल्वेंट है, मतलब ऊपर वाले का वेपर प्रेशर ज़्यादा है ना, तो ऊपर वाली सॉल्वेंट के, नीचे वाली सॉल्यूशन की है। जैसे जैसे आपने टेम्परेचर, पिछली बार टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया था, वेपर प्रेशर बढ़ा था। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर घटेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर फ्रीज करने के लिए आपको टेम्परेचर कम करना होता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर आप कम करोगे वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। देखना बिल्कुल ऐसे, जैसे टेम्परेचर कम होगा वेपर प्रेशर कम होगा, इस पर टच हो जाएगा। जैसे इस पर टच हो जाएगा हम कहेंगे फ्रीज हो गया। इधर भी ऐसे ही होगा, जैसे इस पे टच हो जाएगा हम कहेंगे फ्रीज हो गया। ये हमारे पास ऊपर वाला किसका था? ऊपर वाला सॉल्वेंट का था। नीचे वाला किसका था? सॉल्यूशन का था। ये आ गया हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TF। ये आ गया हमारे पास T0F, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। और चेंज, कितना चेंज आया, कितना कम हो? देखो पहले आपका सॉल्वेंट इतने पे फ्रीज हो रहा था, अब इतने पे फ्रीज हो रहा है। तो अगर आपको चेंज निकालना है तो आप क्या करो, इस पूरे में से ये वाला हटा दो, ये चेंज आ जाएगा ना आपके पास। तो ये क्या हो गया? डेल्टा TF, ठीक। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ से जो आपका फॉर्मूला बन के आएगा डेल्टा TF का क्या फॉर्मूला बनेगा? डेल्टा TF इज इक्वल टू, इस पूरे में से आपको ये माइनस करना है, T0F माइनस TF। तो ये आप फॉर्मूला ये वाला याद रखेंगे। आप नोटिस कर लेना, उधर से और इधर से क्या हो गया? उल्टा हो गया। ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, वहाँ पे T0B माइनस TB कर देंगे, यहाँ पे TF माइनस T0F कर देंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप नहीं याद रख सकते तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, सीधी सी बात है। आपको हमेशा ज़्यादा में से कम माइनस करना है। क्या माइनस करना है? ज़्यादा में से कम। यहाँ पे एलिवेशन आया है ना, जब हमने सॉल्यूट ऐड किया तो सॉल्यूशन बना, बाद में सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ा,
ठीक है ना। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, जब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो उसका ज़्यादा हो गया तो सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट माइनस होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन का कम हो गया तो इसका मतलब सॉल्वेंट का ज़्यादा है, सॉल्वेंट में से माइनस होगा, ठीक है ना। तो देख लो आप सॉल्वेंट में से माइनस हो रहा है और वहाँ पे सॉल्यूशन में से माइनस हो रहा है, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक। तो डेल्टा टी एफ यहाँ पे क्या है हमारे पास, डेल्टा टी एफ था हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, टी नॉट एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट। अगर जनरली वाटर है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको याद होना चाहिए, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन। ये आप ध्यान रखना, आपको बताएगा नहीं फ्रीजिंग पॉइंट आपका वाटर को, आपको वाटर का पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक कर लेंगे। फिर इसके बाद ये भी एक्सपेरिमेंटली फाउंड है, एक्सपेरिमेंटली हमको क्या मिला हुआ है कि जो हमारे पास डेल्टा टी एफ है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके पाया गया, मोलैलिटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा हो गया, कांस्टेंट आएगा जिसे हम कहते हैं के एफ इंटू मोलैलिटी। ये फॉर्मूला आप याद रख लेंगे। यहाँ पे स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम मोलैलिटी है, यहाँ पे भी मोलैलिटी है और यहाँ पे भी मोलैलिटी है। के एफ हमारे पास क्या है, के एफ हमारे पास होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। के एफ हमारे पास है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसी को कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको हम क्या कहते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक। फिर डिफाइन करने को बोलेगा, डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बहुत ईजी, आप मोलैलिटी को 1 रख दो। तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज 1, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, बहुत ईजी है। फिर के एफ फॉर वाटर, वैसे तो बता देगा के एफ, लेकिन कभी कभी सॉल्वेंट वाटर होता है तो आपको नहीं भी बताएगा, नहीं बताएगा तो कोई परेशानी नहीं है, आपको पता है केल्विन केजी पर मोल। तो वाटर का के एफ भी आप याद रख लेना। जैसे मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन आना ही आना है, आई लगा के क्वेश्चन आएगा। अभी इसके बाद वैन डॉ फैक्टर कराऊंगा, आई लगा के क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में, ठीक। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हो, जब तक मैं दूसरा लिख देता हूँ, टाइम वेस्ट होता है क्योंकि मैं साथ साथ लिखता हूँ तो इसलिए पहले लिख देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखनी थी हमने, फोर्थ हमारे पास लास्ट और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। भाई ज़्यादातर बच्चों को दो तरह की कन्फ्यूजन्स होती है, एक तो वो सॉल्यूट का मूवमेंट करा देते हैं, ठीक है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें मूवमेंट किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है, सॉल्यूट का नहीं होता। ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट का। और कहाँ से कहाँ होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है, ये भी ध्यान रखना। काफ़ी बार बच्चे उल्टा कर देते हैं, लो टू हाई, ठीक है ना। आपको इतना ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ अपने आप हाई से लो जाती है, लो से हाई नहीं जाती। आप फोर्थ फ्लोर पे हो, फर्स्ट फ्लोर पे ऑटोमेटिक आ जाओगे, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे हो, फोर्थ फ्लोर पे ऑटोमेटिक नहीं जा पाओगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप इतना ध्यान रखो, हमेशा हाई से लो आना आसान होता है, अपने आप कोई भी चीज़ हाई से लो आ जाती है, लो से हाई नहीं जा पाती है, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रखो। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये ऑस्मोसिस होता है हमारे पास। नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, तो देखो ऑस्मोसिस क्या होता है हमारे पास, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, इधर अभी दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक। तो ऑस्मोसिस का मूवमेंट कहाँ होगा, यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट है। अगर ये 100 ग्राम का बीकर है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा हमको, सॉल्वेंट मिलेगा। यहाँ पे आपको सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट भी मिलेंगे 100 ग्राम में, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कहाँ जाता है, यहाँ 100 का 100 ग्राम ही है। अगर यहाँ आपने 2 ग्राम भी सॉल्यूट डाल दिया तो सॉल्वेंट आपका कम हो गया ना, 98 रह गया ना। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट अभी मैंने बताया हाई से लो होगा, तो सॉल्वेंट ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ चलेगा, ठीक। तो वाटर का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होगा, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होगा, ये हो गया ऑस्मोसिस। अगर हमें ऑस्मोसिस को रोकना है तो मैं क्या करूँ, इधर से प्रेशर लगा दूँ, ऑस्मोसिस रुक जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैंने सपोज प्रेशर लगा दिया, कितना, पाई। ये पाई क्या है हमारे पास, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये पाई हमारे पास क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएं जिससे ऑस्मोसिस हमारा रुक जाए, जिससे हमारा ऑस्मोसिस क्या हो जाए, रुक जाए। अब ये चीज़ें इधर की तरफ जा रही है, अगर इधर से प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, धीरे धीरे इधर को जाने लगे, इधर को क्या होगा, रुकने लगेगी ना, ठीक। तो इधर से हम प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रुक जाएगा, पहले कम हो जाएगा, धीरे धीरे करके बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा कितना प्रेशर लगाए, जस्ट टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, जिससे हमारा ऑस्मोसिस रुक जाए, उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए कितना प्रेशर लगाना पड़ा, इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT। फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है, ठीक। पाई इक्वल टू CRT फॉर्मूला होता है। सी यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कंसंट्रेशन या मोलैरिटी,
पाई ऑस्मोटिक प्रेशर को दिखा रहे हैं हम, आर हमारे पास गैस कांस्टेंट है, दो वैल्यूज होती हैं 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, 0.0831 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। आपको ध्यान रखना है सीधी सी कि जब आपको प्रेशर, आप ये वाली वैल्यू यूज़ करोगे आर की तो आपका प्रेशर बार में आएगा, जब आप ये वाली वैल्यू यूज़ करोगे तो आपका प्रेशर एटीएम में आएगा। या आपको प्रेशर पहले से ही दिया है, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, कंसेंट्रेशन पूछ रहा है, ठीक, तो फिर आपको क्या यूज़ करना है, आपको प्रेशर देख लेना किस में दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर आपको एटीएम या बार में दिया है तो अगर एटीएम में दिया तो वो वाली वैल्यू यूज़ करना, बार में दिया तो ये वाली यूज़ करना। कभी कभी पास्कल में दे देगा तो कोई बात नहीं भाई, पास्कल को पहले चेंज कर लो ना एटीएम बार में, प्रेशर का कन्वर्जन तो जानती हो ना सारे, ठीक, सारे प्रेशर को पहले किस में चेंज कर लो, एटीएम या बार में चेंज कर लो, फिर ले आओ, ठीक है। तो दो वैल्यू याद रखना, टी टेम्परेचर इन केल्विन है। फिर हमारे पास कभी कभी पूछता है एडवांटेजेस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में सबसे अच्छी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, चारों में सबसे बेटर है। क्यों बेटर है, एक तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है, मोलैरिटी आता है, क्या आता है, मोलैरिटी आता है। बाकी दोनों दिनों में आपने देखा मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन आते हैं जो कि टेम्परेचर से चेंज नहीं होते, ये टेम्परेचर चेंज होने पे चेंज हो जाता है, पहला पॉइंट। तो इसके अंदर क्या आता है, मोलैलिटी आता है। दूसरा, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने पिछली बार बताया था टेम्परेचर 100 से 100.2 हो जाएगा, 100.3 हो जाएगा, ये आपको इजीली थोड़ी दिखेगा, ये तो आपको थर्मोमीटर लगा के देखना पड़ेगा, वही बहुत छोटा सा चेंज है। तो जब चेंज बड़ा आता है तो आपको तुरंत दिख जाता है, आप जल्दी से उसे आइडेंटिफाई कर लेते हो, हाँ यहाँ पे चेंज आया है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड बड़ा होता है इसलिए चेंज जो होता है इजिली ऑब्जर्वेबल होता है, जल्दी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कौन कौन से, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, ठीक। तो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक ये हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। तो आइसोटोनिक क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सेम कंसेंट्रेशन होता है। हाइपोटोनिक में सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होता है और हाइपरटोनिक में सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन कम होता है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। स्कूल के एग्जाम में तो कहीं ना कहीं आपके पूरे साल में कभी ना कभी तो रिपीट होएगा ही होगा, ठीक है ना। वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, बाकी तरीका ही है। तो आपको ये पूछेगा कि आरबीसी को जब हम 0.5% NaCl या 1.2% NaCl में रखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक। तो उसके लिए आपको एक ये वाला पॉइंट याद होना चाहिए कि जब हम आरबीसी, हमारे पास जो 0.9% NaCl सॉल्यूशन होता है, 0.9% NaCl सॉल्यूशन होता है, ये आइसोटोनिक टू द ब्लड होता है। इसका मतलब हमारे ब्लड में पहले से 0.9% NaCl प्रेजेंट होता है, ठीक। हमारे ब्लड के अंदर मतलब ब्लड में आरबीसी के अंदर ये हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट होता है, ठीक। तो सपोज आपने क्या किया, एक बार अब ये 0.9 से एक बार कम में रखवाएगा, एक बार ज़्यादा में रखवाएगा, ठीक है। तो देख लो आप कैसे होता है ये। सपोज आपके पास ये बीकर है, इसके अंदर जो आपने NaCl सॉल्यूशन लिया है, ये सॉल्यूशन कौन से वाला है, 0.5% NaCl है। ये आपका सेल है, सेल के अंदर आपको पता है कितना होता है, सेल के अंदर 0.9% NaCl पहले से ही होता है। आपको पता है NaCl क्या है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, NaCl आपका सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट तो वाटर होता है, ठीक है ना। तो अंदर NaCl आप देख सकते हो, अंदर NaCl क्या है, ज़्यादा है, अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है और बाहर सॉल्यूट कम है। अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है तो अंदर हमारे पास सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाओगे, अगर ये दोनों 100 ग्राम के वैल्यूज़ लोगे आप, 100 ग्राम में 0.9 ग्राम आपका NaCl है तो वाटर कितना हो जाएगा, 99.1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 99.5। तो वाटर कहाँ ज़्यादा हुआ, बाहर ज़्यादा हुआ, और वाटर सॉल्वेंट होता है तो वाटर ज़्यादा से कम की तरफ, ऑस्मोसिस कहाँ होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा तो ऑस्मोसिस अंदर की तरफ होगा, चीज़ें अंदर आ जाएंगी, पानी अंदर चले आएगा, अंदर चले जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सेल विल स्वेल अप, सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, सेल विल स्वेल अप और मे इवन बर्स्ट। अगर ज़्यादा हो गया तो बर्स्ट भी हो जाएगा। सेम उसमें उल्टा कर देना आप, 1.2% मतलब अब की बार बाहर ज़्यादा हो जाएगा NaCl, बाहर NaCl ज़्यादा हो गया तो बाहर NaCl ज़्यादा है तो अंदर NaCl कम हो जाएगा, अंदर NaCl कम हो जाएगा तो अंदर वाटर ज़्यादा हो जाएगा, हमारे पास अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाएगा। सॉल्वेंट का मूवमेंट हाई से लो कराना है तो मतलब चीज़ें अंदर से कहाँ आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। जब अंदर से बाहर आ जाएंगी तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो इस वाले में आपका आंसर आएगा सेल विल श्रिंक। तो एक वर्ड का आंसर होता है सेल विल श्रिंक ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से श्रिंक हो जाएगा। एक वर्ड आएगा एडिमा। एडिमा में कुछ नहीं होता, आपका सेल वगैरह स्वेल हो जाता है, सेल स्वेल हो जाता है। मैंने आपको बताया क्या है, सेल स्वेल हो जाता है जब ज़्यादा नमक वगैरह खाने लग जाते हैं लोग, नमक खाने की वजह से क्या हो जाता है, बाहर हमारी जो बाहर होता है वो NaCl कम हो जाता है, अंदर NaCl ज़्यादा हो जाता है सेल के। जब सेल के अंदर NaCl हमारे पास ज़्यादा हो जाता है, अंदर ज़्यादा हो जाता है तो फिर ऑस्मोसिस अंदर की तरफ होता है और सेल के अंदर पानी बढ़ने लग जाता है, सेल के अंदर पानी बढ़ने लग जाता है और सेल स्वेल हो जाता है, ठीक है ना। अभी आपने ऊपर देखा गैस स्वेल हो जाता है, तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एडिमा भी कहते हैं, ठीक। एक लास्ट रह गया इसके अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस हमारे पास क्या होता है, ऑस्मोसिस का उल्टा। आपने सबने आपके घर में आरओ लगा होगा और आपको पता भी होगा आरओ क्या काम करता है, आरओ आपका खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना।
तो कैसे कन्वर्ट करता है वो आपको मैं समझा देता हूँ। देखो कैसे कन्वर्ट करता है। सेम ये सॉल्टी वाटर है, फ्रेश वाटर है हमारे पास, ठीक। सॉल्टी वाटर में हमारे पास पानी भी होगा, नमक भी होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी होगा। तो पानी हमारे पास सॉल्वेंट होता है। अगर ये दोनों 100 ग्राम के बीकर है, यहाँ पे 2 ग्राम भी नमक हो गया तो 98 ग्राम पानी रह गया, वहाँ 100 ग्राम पानी है। तो पानी वहाँ पे ज़्यादा है, सॉल्वेंट वहाँ पे ज़्यादा है। सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ से का होगा? हाई कंसंट्रेशन से लो। कंसंट्रेशन मतलब ऑस्मोसिस का फ्लो हमारे पास फ्रेश वाटर से सॉल्टी वाटर की तरफ होगा, मतलब हमारा मीठा पानी भी खारे पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आरओ क्या करता है? उल्टा करता है। हमें तो उल्टा करना है, सॉल्टी वाटर को फ्रेश में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं करना भाई, यहाँ से प्रेशर लगा दो। कितना प्रेशर लगा दो? अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर इतना लगाया तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगा दिया तो क्या हो जाएगा? फ्लो आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैंने पी प्रेशर लगाया ये पाई से ज़्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगाया। जब आप यहाँ से प्रेशर लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा फ्लो, और आपका सॉल्टी वाटर धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रेश वाटर। इसीलिए तो आपने देखा होगा जो आपका आरओ है वो बिजली से काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी यही तो काम करती है, बिजली उस पर प्रेशर लगा देती है बस, ठीक है ना। तो हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कर लेते हैं और यहाँ से हमारा फ्रेश वाटर बनता है, फिर हम उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं आज। मेरे को जाना है थोड़ा सा जल्दी, एक वीडियो और बना दूंगा एबनॉर्मेलिटी के लिए, जिसमें आता है आपका वेंटो फैक्टर, ठीक है ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आज इतना ही रखते हैं, और वेंटो फैक्टर पढ़ा दूंगा, फिर उसके क्वेश्चन वगैरह मैं एक दिन में सारे करवा दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को मेरा धन्यवाद।